एस्पिरेंट्स जय श्री कृष्ण। फाइनली ये वीडियो है जिसमें आप लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को और भी बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकल गवर्नमेंट के लिमिटेशंस की। तो लोकल गवर्नमेंट का दायरा डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है और उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है। और हमें पता है कि स्टेट गवर्नमेंट के भी ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट को हिंदी में राज्य सरकार तथा सेंट्रल गवर्नमेंट को केंद्र सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसी और वीडियो में हम लोग समझेंगे। लोकल गवर्नमेंट मतलब कि अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये मैं लिख देता हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। एस्पिरेंट्स, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला टर्म है रूरल। वर्ड मीनिंग है सिंपल। रूरल का मतलब ग्रामीण होता है। अर्बन का मतलब शहरी होता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन सब लोग जानते होंगे, संविधान। संविधान क्या होता है? तो भाई देखो, भारत देश या भारत देश के सभी संस्थाओं के परिचालन के लिए उनसे संबंधित जो भी नियम लिखे हैं ना, वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। ठीक है। अब संविधान से रिलेटेड तीन चीजें हैं, पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल्स। तो इन तीन चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, संविधान जो होता है उसमें जो नियम लिखे जाते हैं तो उनके नियम को बहुत ही ब्यूटीफुली लेकिन टेक्निकली सजाया गया है। ठीक है। तो ये जो इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन को मिला है वो इन्हीं तीन चीजों की वजह से मिला है। पहला होता है पार्ट। तो पार्ट अगर एक खुलता है तो एक पार्ट में आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो इसमें 4 आर्टिकल होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ओके। तो जब 1, 2, 3, 4 आर्टिकल्स खत्म हो जाते हैं तो फिर 5th आर्टिकल स्टार्ट होता है, लेकिन अब वो पार्ट 2 में स्टार्ट होता है। ठीक है। पार्ट 2 में हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं? 5th से लेकर के 11th तक। 5th, 6th, 7, 8, 9, 10th, 11th। ठीक है। और ऐसे ही करते करते बाकी सारे पार्ट्स भी चलते हैं एंड सो ऑन। ठीक है। अब बात करते हैं स्केड्यूल्स की। तो देखो, स्केड्यूल्स को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक इमेज शो करना चाहता हूँ। ये इमेज है। इस इमेज में पार्ट 1 का आर्टिकल 1 लिखा गया है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं पार्ट 1 के नीचे लिखा है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके। फिर सबसे राइट हैंड साइड में छोटे अक्षरों में लिखा है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। क्या लिखा है फर्स्ट नंबर पर लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। पहला लाइन लिख दिया इंडिया दैट इज भारत। ये अच्छे से होना चाहिए भारत दैट इज इंडिया, या फिर सीधे लिखो भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। वो चेंज होने वाला है। तो भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट स्केड्यूल। अब यहाँ पर ये जो चीज लिखा है ना कि भाई भारत जो है राज्यों का संघ होगा। ठीक है, हमने मान लिया कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन कौन से राज्यों का संघ वो भी तो बताओ ना। तो संविधान को जो ड्राफ्ट करने वाले थे हमारे भीमराव अंबेडकर सर, उन्होंने इतना ब्यूटीफुली इसको ड्राफ्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम सभी स्टेट्स का लिस्ट यहीं पर डाल देंगे तो ये जो संविधान है ना ये एकदम खिचड़ी सी बन जाएगी। ठीक है। तो उन्होंने बहुत ही एक टेक्निकल वे यूज किया। उन्होंने कहा कि जहां जहां हमें स्टेट्स मेंशन करना होगा हम सीधे लिखेंगे कि ये स्पेसिफाई किया गया है फर्स्ट स्केड्यूल में। ठीक है। स्टेट्स दैट इज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट स्केड्यूल। तो जहां जहां स्टेट्स की बात आती है ना तो वहां पर वो रेफर कर देता है फर्स्ट स्केड्यूल में। अब हम फर्स्ट स्केड्यूल में चलते हैं। तो देखो, फर्स्ट स्केड्यूल का वैसे तो इसमें 8 पेजेस हैं। इसका मैं लिंक डाल दूंगा फर्स्ट स्केड्यूल का, अगर आपको सही से समझना है तो। लेकिन बस उसका 2 पेज यहाँ पर डाल रहा हूँ। देखो, फर्स्ट स्केड्यूल में क्या है? द स्टेट्स। ठीक है। आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 4 द स्टेट्स लिखा है। स्टेट्स में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार है ना, ऐसे ऐसे करके मतलब कि सभी का नाम दिया रहता है। उसके बाद देखो, ये जो आप राइट हैंड साइड में पेज देख रहे हो जिसको मैं अभी हाईलाइट करके रखा हूँ, इस पेज के सबसे बीचों बीच देखो द यूनियन टेरिटरीज लिखा है ना। कहने का मतलब ये है कि जब आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करोगे तो उसमें आप अच्छे से देख लेना कि ये एक लिस्ट है। ये एक लिस्ट है, सभी स्टेट्स का नाम और यूनियन टेरिटरीज का नाम इसमें दिया गया है। और इसी लिस्ट को स्केड्यूल 1 के नाम से टाइटल्ड कर दिया गया है। और जब हम संविधान का पार्ट 1 पढ़ने गए और उसका आर्टिकल नंबर 1 पढ़ने गए तो वहां पर हमें बता दिया गया कि भाई साहब यूनियन ऑफ स्टेट्स तो है हमारा भारत, लेकिन अगर आपको ये जानना है कि वो कौन से स्टेट्स हैं जिनका यूनियन है हमारा भारत, तो उसके लिए आप स्केड्यूल 1 जा करके देख लो।
बात समझ में आई? बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि पार्ट 1 ना एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ मैटर को लेकर के बात कर रहा है। कौन सा सब्जेक्ट है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और अगर आप पार्ट 2 खोलोगे तो पार्ट 2 जो होता है सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स को बताता है। ठीक है, पार्ट्स क्यों लिखा गया है? ताकि अलग अलग सब्जेक्ट को उसमें कैटेगराइज किया जाए। आर्टिकल्स क्यों लिखे गए हैं भाई? आर्टिकल्स में एक्चुअल रूल होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आप ये 3 टर्म्स समझ गए होंगे, पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर रूरल एरियाज में अलग तरीके से होता है और अर्बन एरियाज में इसका स्ट्रक्चर अलग तरीके से होता है। जो रूरल एरियाज होते हैं उसमें लोकल गवर्नमेंट को हम लोग पंचायती राज के नाम से जानते हैं और अर्बन एरियाज में इसको म्युनिसिपैलिटीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पंचायती राज को रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है और म्युनिसिपैलिटीज को अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम म्युनिसिपैलिटीज को कुछ देर में पढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग पंचायती राज को सही से पढ़ लेते हैं। ठीक है, पंचायती राज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम पंचायती राज का इवोल्यूशन पढ़ेंगे। इवोल्यूशन में भी 3 चीजें हैं। सबसे पहले कमिटीज के रिकमेंडेशंस पढ़ेंगे। पंचायती राज का इवोल्यूशन का मतलब क्या? पंचायती राज हमारे भारत देश में कैसे लागू हुआ उसकी पूरी हिस्ट्री को हम लोग इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज कहते हैं और वो यहाँ पर 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे हम लोग। पहला स्टेप है कमिटीज रिकमेंडेशंस आई थी, उसके बाद उन कमेटी के रिकमेंडेशंस को कुछ स्टेट्स ने माना और कुछ ने नहीं माना और इसमें बहुत सारे मतभेद थे, इसलिए फिर पंचायती राज को संवैधानिक रूप दे दिया गया और जब संवैधानिक रूप दिया गया तो इसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा ना अगर संवैधानिक रूप देना है पंचायती राज को। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत क्या क्या हुआ इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें 1992 में ये अमेंडमेंट हो चुका था लेकिन इसको एनेक्ट किया गया था 1993 में। ओके, उसके बाद इसमें पार्ट 9 आर्टिकल 243 से लेकर के 243O तक और 11th शेड्यूल, ये 3 चीजें इसमें ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में और इन तीनों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप चाहें तो वहां से और भी अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पंचायती राज में कुछ फीचर्स ऐड हुए। उस फीचर को आप इस इमेज में देख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कमिटीज की। कमिटीज के रिकमेंडेशंस कौन कौन से थे? अच्छा, कमिटी जो शब्द है इसको भी थोड़ा सा समझ लेकर के मैं समझा देता हूँ। तो देखो कमिटीज जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, पहली होती है एक स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी होती है एडहॉक कमिटीज। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो परमानेंट एंड रेगुलर होती हैं जबकि एडहॉक कमिटीज टेम्पररी होती हैं। ठीक है, तो जो टेम्पररी हैं उनको थोड़ा पहले समझ लेते हैं। एडहॉक कमेटी में क्या होता है कि एडहॉक कमेटी को फॉर्म किया जाता है, उनको फिर एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है, फिर वो टास्क पर परफॉर्म करते हैं। टास्क परफॉर्म करने के बाद ये अपना रिजल्ट सबमिट करते हैं या फिर अपने सजेशन को रिकमेंड भी कर सकते हैं और जब इतना हो जाता है तो फिर इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड स्टैंडिंग कमेटी बहुत सारी होती हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है ना, और ये डिफरेंट मिनिस्ट्री के बेस पर इनको बनाया जाता है क्योंकि ये परमानेंट एंड रेगुलर रहती हैं तो ये डिफरेंट मिनिस्ट्री के बेस पर डिफरेंट कमिटीज बनती हैं। ठीक है, इसमें जो मेंबर सिलेक्टेड होते हैं वो या तो राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर्स पहले से ही होने चाहिए। राज्यसभा लोकसभा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लोअर हाउस यानी लोकसभा, कैसे याद रखें? तो LO से लोअर हाउस और LO से लोकसभा। तो याद रखना कि लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और ये दोनों ही पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के हाउसेस हैं, सदन है। ठीक है, ओके, तो सिलेक्टेड मेंबर हैव टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा। अब इनका जो सिलेक्शन होता है ना, इलेक्शन होता है ना, द मेंबर्स इलेक्टेड बाय आइदर स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अच्छा, यहाँ पर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को ही वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। उसके बाद समझते हैं कि इनका जॉब क्या होता है। ठीक है, ये जो कमिटीज होती हैं वो किसी बिल को रिकमेंड कर सकती हैं या फिर
फंडिंग लेवल्स को भी ये सेट करते हैं। किन फंडिंग लेवल्स को? अलग अलग एजेंसीज के। साथ ही साथ इनका ये भी काम होता है कि बाकी सारी एजेंसीज पर ये नजर रखें। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं मेंबर्स इलेक्टेड बाय वाले सेक्शन में भूल गया था। मेंबर्स जो भी इलेक्टेड होते हैं ना इसमें, ये 1 साल के लिए होते हैं। ठीक है। इनका टेन्योर 1 साल का होता है। तो हर साल इलेक्ट किए जाते हैं। किसके थ्रू? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा, और कभी कभी इन दोनों के डिस्कशन के बाद भी मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो ये कमिटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी। अब यहाँ पर हम ये जो पढ़ेंगे कमिटी रिकमेंडेशन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इनमें जो कमिटीज आई थी वो किस टाइप की कमिटीज हैं, मतलब कि एडहॉक कमिटीज हैं या फिर स्टैंडिंग कमिटीज हैं। कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। तो चलिए इवोल्यूशन का पहला स्ट्रिंग इसमें पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी कमिटीज थी और उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए। देखो, कमिटीज का जो भी रिकमेंडेशन मैं यहाँ पर लिखूंगा वो सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले ही लिखूंगा, बाकियों के लिए आप इमेजेस को रेफर करेंगे। तो कौन कौन सी कमिटीज आई और उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए, उनको हम लोग अब पढ़ते हैं। सबसे पहले जो कमेटी आई वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी को ये ड्यूटी दिया गया था, ये जॉब दिया गया था कि आप वर्किंग को एग्जामाइन करो। किस चीज के वर्किंग के एग्जामाइन करो? तो उस वक्त कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 1952 में स्टार्ट किया गया था वो चल रहा था। तो उस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के वर्किंग को एग्जामाइन करने की ड्यूटी दी गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी को, और इनको काम दिया गया था कि इनको नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो है इसको भी एग्जामाइन करने के लिए कहा गया था। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में शुरू की गई थी। ठीक है। तो इन्होंने उसमें कुछ ड्रॉबैक्स देखे और ड्रॉबैक्स देखने के बाद इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया कि ये ड्रॉबैक्स हैं, और उसके बाद इन्होंने कुछ अपने रिकमेंडेशंस दिए। इन्होंने रिकमेंडेशंस दिया कि सबसे पहले तो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को स्टेबलाइज करना चाहिए। अब ये 3 टियर पंचायती राज सिस्टम कैसे कैसे है? तो वो है, पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक पंचायत, और तीसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पंचायत। ठीक है। इन्होंने कहा कि भले ही ये जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत के मेंबर्स को इनडायरेक्टली आप इलेक्ट करके लाओ, लेकिन अगर आप ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करवाना चाहते हो तो इनको डायरेक्टली इलेक्ट करवाइए। ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं। ठीक। इन्होंने फिर एक और रिकमेंडेशन दिया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आप जिला परिषद का चेयरमैन बना दीजिए। ठीक है। अब क्या हुआ कि और भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं, आप ये इस इमेज में देख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो व्हाइट बोर्ड पर लिखा है ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है उस वक्त की प्लानिंग कमीशन ने इसको अप्रूव भी कर दिया था और इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया गया था। सबसे पहला राजस्थान ने अडॉप्ट किया था, उसके बाद आंध्र प्रदेश ने, और उसके बाद बाकी सब ने। तो राजस्थान ने जब इस सिस्टम को अडॉप्ट किया था तो नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 में, अब ध्यान देना इस डेट को, ये डेट है गांधी जी की जयंती। गांधी जी की जयंती के दिन ही राजस्थान में नागौर जिला में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया, लॉन्च किया गया। ठीक है। किसने किया? उस वक्त के पीएम जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि 2 अक्टूबर को ही लॉन्च किया गया? क्योंकि पंचायती राज के पक्ष में गांधी जी थे, और सिर्फ पक्ष में नहीं थे, पंचायती राज को लागू करने के जोर में थे। ठीक है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश के बाद बाकी बहुत से स्टेट्स ने इनको अपनाया, लेकिन वो अपने अपने नियमों से अपनाए। ठीक है। जैसे तमिलनाडु ने 3 टियर सिस्टम नहीं बल्कि 2 टियर सिस्टम अपनाया, जबकि वेस्ट बंगाल ने इसे 4 टियर सिस्टम में लागू किया। अब इसमें क्या है, बहुत सारे क्लासेस होने लगे और गवर्नमेंट रन करने में प्रॉब्लम होने लगी। ठीक। तो उसके बाद और भी कमिटीज बनाई गई जिनको हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझते हैं। तो बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स हुई और उसके बाद एक अशोक मेहता कमेटी बनाई गई। अशोक मेहता कमेटी ने जो विलेज प्रेसिडेंट यानी कि सरपंच हैं उनके रिजर्वेशन के लिए रिकमेंडेशन दिया। ठीक है। उसके बाद LM सिंघवी कमेटी आई। ठीक है। और इसके जो भी रिकमेंडेशन है आप इमेज में देख लीजिए। इसके बाद एक थुंगन कमेटी आई, यहाँ पर गलत हो गया, सही कर लीजिएगा, और गाडगिल कमेटी लास्ट में आई। ठीक है। भुंजन कमेटी ने कहा था कि 5 ईयर का टेन्यूर रख दीजिए सरपंच के लिए या फिर जो भी मेंबर इलेक्ट होकर के आ रहे हैं वो उनके लिए। और भुंजन कमेटी ने ही कहा कि सबसे सही रहेगा कि ये जो पंचायती राज है इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कर दिया जाए, मतलब कि इसको एक संविधान का रूप दे दिया जाए। तो इससे फायदा क्या होगा, सभी राज्यों को ये जरूरी हो जाएगा कि इसको वो अपने राज्यों में लागू करें।
करें। तो कमेटी के रिकमेंडेशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन क्यों किया गया था? टू मेक इट नेसेसरी फॉर ऑल स्टेट्स। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन में बस ये ध्यान रखना है अपने को कि कांग्रेस की पार्टी पीवी नरसिम्हा राव ना, पीवी नरसिम्हा राव जी ने पंचायती राज को 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत संवैधानिक रूप दे दिया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन में एक छोटा सा चीज मैं पूछना चाहूंगा कि वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संसद में आया था पंचायती राज से रिलेटेड जो कि पास नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सर्च करके कमेंट में आंसर करना। अब हम सबसे अहम चीज पढ़ते हैं जो कि है पंचायती राज का स्ट्रक्चर। पंचायती राज का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है कि सबसे पहला जो लेवल होता है वो होता है जिला पंचायत की डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहला लेवल होता है जिसको जिला परिषद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जिला परिषद जो है वो डिवाइड हो जाता है बहुत सारे ब्लॉक्स में या तहसील में, कहीं कहीं ब्लॉक या तहसील भी बोलते हैं, कहीं कहीं मंडल्स भी बोलते हैं, सब डिविजन्स भी बोलते हैं। ओके, तो जब ये ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है तो फिर हमें मिलता है ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 ऐसे करके। ठीक है, फिर ब्लॉक 1 या ब्लॉक 2, ब्लॉक 1 में जैसा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वैसा ही ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 में ना बनता जाता है। ठीक है, तो ब्लॉक 1 में फिर विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3 बनता है। विलेज 1 में भी वार्ड्स असाइन होते हैं। ठीक है, तो विलेज 1 में मान लो कि वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड नंबर 3 ऐसे करके आते हैं। ठीक है, अब समझो विलेज जो है, अगर हम पूरे गांव को एक समूह माने तो उस पूरे गांव को हम ग्राम सभा का नाम देते हैं। ठीक है, ग्राम सभा 1, तो यहाँ पर मैं ग्राम सभा 1 लिख रहा हूँ लेकिन इसमें नाम लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना पीपल्स हैं, कौन है? जो इस पूरे गांव में है, लेकिन ये गांव के किसी वार्ड में ही तो होंगे ना। तो मान लो जो सबसे ऊपर वाले पंक्ति में जो लोग हैं वो वार्ड नंबर 1 से हैं। ठीक है, उसके बाद वार्ड नंबर 2 में है, उसके बाद के जो है वो वार्ड नंबर 3 से हैं। ठीक है, तो ये पूरा बनता है विलेज 1। ठीक है, अब आगे समझो, मान लो वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 से ये 3 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है बीडीसी के चुनाव में। बीडीसी के चुनाव में इन तीनों को हम लोग इलेक्ट कर लेते हैं, ये तीनों जीत जाते हैं। तो फिर ये क्या बनते हैं? ये बनते हैं वार्ड मेंबर्स। ओके, ये वार्ड मेंबर्स बनते हैं और इनको हम लोग पंच भी कहते हैं। ठीक है, पंचायत मेंबर्स भी इनको कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना, पंचायत मेंबर मतलब कि वार्ड मेंबर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद मान लो वार्ड नंबर 3 से ही एक मेंबर है जिनको हमने विलेज प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट किया है, तो फिर वो क्या बन जाएंगे? गांव के मुखिया, प्रधान। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम दिया जाता है। अब ध्यान रखना कि पूरे ग्राम सभा के ये विलेज प्रेसिडेंट यानी कि मुखिया बनते हैं 5 सालों के लिए। ठीक है, एक चीज नोट डाउन कर लेना कि जो गांव की जनता है ना वो पूरे ग्राम सभा की मेंबर होती है। ठीक, लेकिन वो कौन सी जनता? जो कि 18 साल से ऊपर है और उसे वोट देने का अधिकार है। इस ग्राम सभा में वोट देने का अगर किसी को अधिकार है तो वो उस ग्राम सभा का एक मेंबर कहलाता है। कौन? वहाँ की जनता। तो पूरी जनता क्या है? ग्राम सभा की मेंबर है। ग्राम सभा के मेंबर सभी हैं लेकिन पंचायत मेंबर सभी नहीं हैं, वो वार्ड मेंबर्स ही हैं जिनको हमने बीडीसी के चुनाव में जिताया है। ठीक, ये बात समझ में आई? और विलेज 1 में कोई एक विलेज जैसे जगदीशपुर ले लेते हैं, तो इस विलेज में विलेज प्रेसिडेंट के लिए हमने अलग से इलेक्ट किया है किसी को, तो वो विलेज प्रेसिडेंट बनेंगे 5 सालों के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके ऊपर भी हम लोग चलेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना विलेज लेवल पर ये जो लोग हैं कि प्रधान बन गए या फिर पंचायत मेंबर बन गए, इनको तो हमने इलेक्ट करके लाए हैं ना। एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट मेंबर होता है, लेकिन वो मेंबर को हम लोग इलेक्ट नहीं करते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है, जिसको हम लोग कहते हैं विलेज सेक्रेटरी। ठीक है, विलेज सेक्रेटरी एग्जाम दे करके क्वालिफाई करके और तब एक विलेज में आकर के अपना सरकारी काम करता है। फिर जब हम ब्लॉक पर चलते हैं तो ब्लॉक पर ब्लॉक प्रमुख होते हैं, और ये ब्लॉक प्रमुख कौन होते हैं? जो इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, इनको इलेक्ट कौन करता है? क्या जनता करती है? नहीं, जनता नहीं करती है। जो गांव के बीडीसी के चुनाव में पंचायत मेंबर्स चुन करके आए हैं ना, यही पंचायत मेंबर्स इलेक्ट करते हैं इन ब्लॉक प्रमुख। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, उसके बाद एक और मेंबर होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए उनका इलेक्शन किया जाता है, वो कौन होते हैं? जिला अध्यक्ष। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 3 नाम मैं ले रहा हूँ,
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला अध्यक्ष इलेक्ट करके जाते हैं, ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक प्रमुख इलेक्ट करके जाते हैं और विलेज लेवल पर विलेज प्रेसिडेंट या फिर सरपंच या फिर मुखिया या फिर प्रधान, ग्राम प्रधान इलेक्ट करके जाते हैं। तो ये जो 3 लोग हैं ये इलेक्शन के थ्रू आते हैं। ऐसे ही 3 और मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्शन के थ्रू ना आकर के किसी एग्जाम को क्वालिफाई करके और सरकारी नौकरी लेकर के अपॉइंट होते हैं। ठीक है, विलेज लेवल पर जो अपॉइंट होते हैं उनका नाम होता है विलेज सेक्रेटरी। ठीक है, ब्लॉक लेवल पर जो अपॉइंट करके आते हैं उनका नाम होता है BDO, हम लोग बोल देते हैं। एक्चुअली में इसका फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और ये एक PCS लेवल के ऑफिसर होते हैं। ठीक है ना, तो ये वही बात ध्यान रखना है, ये PCS लेवल के ऑफिसर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन होता है बता सकते हो? वीडियो को पॉज करके जरा सा याद करो, मैंने इसी वीडियो में बताया है, इसका हिंट है। अगर आपने ट्राई कर लिया है और आपका आंसर मैच कर रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ऑफिसर होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि DM। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं या फिर DM बोल दो। तो ध्यान रखना, ये इलेक्ट करके नहीं आते हैं, ये एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं और इनको अपॉइंट किया जाता है अपर गवर्नमेंट के थ्रू। इनका काम क्या रहता है? इनका काम रहता है कि जो विलेज में रिक्वायरमेंट है उनको वो पूरा करें और फंड्स वगैरह ला करके दें, है ना। तो इन सब चीज़ों की व्यवस्था करें। मतलब कि सीधा सीधा है, एक गांव है, गांव में सरपंच है। सरपंच कल मान लो उठे और उन्होंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक का रोड बनेगा, तो सिर्फ उनके कह देने से रोड नहीं बनेगा ना, उसमें सरकार से फंडिंग करवानी पड़ेगी, सरकार से पैसे लेने पड़ेंगे। तो उसमें कौन मदद करेगा? विलेज सेक्रेटरी। अच्छा, क्यों विलेज सेक्रेटरी जरूरी है? खुद प्रधान भी तो जा करके ले सकते हैं पैसा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मान लो विलेज प्रेसिडेंट को पैसे मिल गए और उन्होंने सड़क नहीं बनवाया, तो उसकी देखरेख कौन करेगा? तो इसीलिए विलेज सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है ताकि वो विलेज में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं इसको सही से देख करके और रेगुलेट करें। ठीक है, और अपर अपने ऑफिसर्स को वो रिपोर्ट करें। अब देखो यहाँ पर ना, मैंने कहा था कि जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ब्लॉक्स या तहसील, मंडल, सब डिवीजन में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ब्लॉक तो ठीक है, ब्लॉक लोग समझ जाते हैं, लेकिन तहसील क्या होता है? देखो तहसील में इसमें मेनली ना लैंड से रिलेटेड यानी जमीन से रिलेटेड मैटर्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहीं पर तहसील में ही हमें लेखपाल या यूं कह लें पटवारी यहाँ पर रहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई छोटा विलेज होता है ना तो वहाँ पर लैंड से रिलेटेड मैटर्स देखते हैं, उन ऑफिसर को हम लोग कानूनगो भी बोलते हैं। ठीक है ना। और ये जो लेखपाल, पटवारी या कानूनगो हैं ये अपने साथ असिस्टेंट रखते हैं। असिस्टेंट्स किस नाम से जाने जाते हैं? अमीन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको पंचायती राज से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर हैं, जो भी कमिटीज फॉर्म हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इनका मतलब इतना नॉलेज तो मिल ही गया होगा कि आप मतलब प्रीलिम्स के क्वेश्चन को आप नॉकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट की, जिनको हम लोग म्युनिसिपैलिटीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज के मतलब कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को सीधे सीधे पढ़ेंगे। इसमें इवोल्यूशन की बात हम नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको इवोल्यूशन के बारे में जानना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली क्लास में बता दूंगा। तो देखो म्युनिसिपैलिटीज में जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसकी जो गवर्निंग बॉडीज हैं उसके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वहाँ की गवर्निंग बॉडी को बोलते हैं जहाँ का पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा का होता है, यानी कि 10 लाख से ज्यादा। ठीक, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नगर निगम भी बोला जाता है। इसका मतलब कि जो महानगर हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ पर नगर निगम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, मद्रास में, इन सब जगहों पर। उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होते हैं वार्ड्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, एक्चुअली अर्बन सिस्टम को समझना बहुत ही सिंपल है। वैसे ही एक म्युनिसिपैलिटी वर्ड आता है, अगर पॉपुलेशन 10 लाख से 1 लाख के बीच में हो तो वहाँ की जो लोकल गवर्निंग बॉडी होती है उसको हम लोग म्युनिसिपैलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी को हिंदी में नगर पालिका भी कहा जाता है।
और ये भी वार्ड्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। इसमें वैसा नहीं है कि हाँ एक डिस्ट्रिक्ट है, फिर ब्लॉक है, फिर उसके बाद विलेज है और वार्ड्स है, नहीं। इसमें क्या है, सीधे सीधे अगर वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या म्युनिसिपैलिटी कोई है तो उसमें फिर वार्ड्स में डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है सिटी काउंसिल। सिटी काउंसिल अंडर डेवलप्ड सिटी होते हैं, मतलब कि ये अर्बन भी नहीं होते हैं और ये रूरल भी नहीं होते हैं। तो जो सिटी काउंसिल्स होते हैं ये भी वार्ड्स में ही डिवाइडेड होते हैं और इसमें पॉपुलेशन का क्राइटेरिया ये होता है कि सिटी काउंसिल का पॉपुलेशन 1 लाख से कम लेकिन 30,000 से ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक है। सिटी काउंसिल को नगर परिषद भी कहा जाता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया सिटी काउंसिल नीदर अर्बन नॉर रूरल होता है, ठीक है। अब जो गवर्निंग बॉडी होती है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होते हैं उनको वार्ड्स कहा जाता है। सब में देखा तीनों में। अब इस वार्ड का एक एक मेंबर जो होता है ना वो एक एक वार्ड से इलेक्ट करके आता है, ठीक है। और जब सभी वार्ड मेंबर्स टुगेदर हो जाते हैं तो वो बनाते हैं कमेटी, ठीक है। इसलिए आपने कहीं कहीं शहरों में देखा होगा कि ये कमेटी की जगह है या कमेटी का बिल्डिंग है, ऐसा आपने देखा होगा। और उस कमेटी को कभी कभी लोग क्लब भी बोल देते हैं। खैर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो वार्ड्स हैं इसमें हमने ये देख लिया कि एक एक मेंबर एक एक वार्ड से इलेक्ट करके आते हैं और गेट टुगेदर होके एक वार्ड कमेटी बन जाती है उनकी। उसके बाद जो वार्ड मेंबर्स होते हैं उनको कॉर्पोरेटर या फिर हिंदी में इन्हीं को पार्षद कहा जाता है, ठीक है। ये जितने भी वार्ड्स होते हैं इनके जो हेड होते हैं, मतलब कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपैलिटी या फिर सिटी काउंसिल, और अगर इस तरीके से देखा जाए तो हम सभी वार्ड्स के हेड्स की बात कर रहे हैं, तो सभी वार्ड्स के हेड हैं उनको मेयर या फिर इन्हीं को हिंदी में महापौर कहा जाता है, ठीक है। अब समझते हैं कि एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर होती है म्युनिसिपल कमिश्नर के पास, ठीक है, जो कि एक सिविल सर्वेंट होता है। तो ठीक है, यहाँ तक हमारा अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। तो वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।